अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू हैं वो मेरे चैनल ट्रू स्टोरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। मेरे वालिद बहुत मोहब्बत करने वाले और शफीक बाप थे। वो हमारा बड़ा ख्याल रखते थे। यूँ तो इनमें सारी खूबियाँ मौजूद थीं, मगर एक आदत इनकी बदनसीबी बन गई और फिर इस बदनसीबी के अंधेरे ने आगे चलकर हम सबको भी अपनी लपेट में ले लिया। अब्बू जान को खुशहाली के ज़माने में नशे की आदत हो गई। कुछ अबोश किस्म के दोस्तों ने इन्हें गलत रास्तों पर लगाया। हम जिस मोहल्ले में रहते थे ना, वहाँ पहले इनकी बड़ी इज्जत थी। फिर जब वो रात गए नशे में धुत होकर घर आने लगे तो मोहल्ले पड़ोस में भी खबर हो गई कि मुमताज़ साहब किस किस्म की सोसाइटी में उठने बैठने लगे हैं। वो अब ज़्यादातर आधी रात के बाद दरवाज़े को खटखटाते थे। देर से आते तो सुबह देर तक सोते रहते और काम पर ना जा सकते थे। इसी तरह इनके कारोबार को भी घुन लगना शुरू हो गया। होते होते कारोबार भी ठप होकर रह गया। मेरी वालदा साहबा को ये गम दीमक की तरह चाट गया। आखिरकार एक रोज़ वो इस गम में सिलक सिलक कर अल्लाह को प्यारी हो गई। मुश्किल वक़्त में कोई साथ नहीं देता। हम पर भी मुश्किल वक़्त आन पड़ा था। शायद अम्मी के नसीब की वजह से खुशहाली थी। इनके फ़ौत होने के बाद गुरबत ने हमारा घर देख लिया था। हमारा कोई भाई ना था। हम सिर्फ़ 3 बहनें थीं और अब्बू जान को ये महरूमी थी कि इनकी कोई औलाद में से बेटा नहीं है। जब अम्मी फ़ौत हुई तो अब्बू जवान थे। इनकी उम्र ऐसी थी कि चाहते तो शादी कर सकते थे, मगर इन्होंने दूसरी शादी नहीं की। एक तो हमारी माली हालत ख़राब हो चुकी थी, दूसरी वजह ये थी कि इन्हें हम तीनों बहनों से बड़ी मोहब्बत थी। वो नहीं चाहते थे कि सौतेली माँ हमें आकर अपने सितम का निशाना बनाए। इन दिनों मेरी उम्र 14 साल हो गई। मैं मैट्रिक में पढ़ रही थी। कौसर मुझसे 2 साल छोटी थी और कलसूम यानी सबसे छोटी बहन अभी सिर्फ 10 साल की थी। मुझ पर बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी थी। घर का कामकाज और फिर अब्बू की दिलजोई, क्योंकि वो बहुत परेशान रहने लगे थे। हमारी भी इन्हें फ़िक्र थी और कारोबारी परेशानी ने भी इन्हें घेर लिया था। ऊपर से जो बुरे दोस्तों ने लत लगा दी थी, वो भी इनका खून चूस रही थी। शाम होती तो इन्हें चक्कर से आने लगते। नशा ना मिलता तो हर एक से लड़ते और उलझते। मोहल्ले वालों की नज़रों में इनकी इज्जत और वक़ार ख़त्म हो चुका था। मोहल्लेदार कहते कि इस शख्स के घर में बिन माँ की बच्चियाँ हैं, इसको अब अपना किरदार सही कर लेना चाहिए। मोहल्ले वालों का इतराज़ भी दुरुस्त था। इस एतराज़ में जो साहब पेश थे, इनका नाम मजीद अहमद था। मजीद साहब पहले अच्छे दिनों में मेरे अब्बू के दोस्त हुआ करते थे, लेकिन जब मेरे अब्बू बुरे रास्तों के मुसाफिर हो गए तो इनसे खींच गए। 2-4 बार अब्बा जान को समझाया, मगर अब्बा जान को तो दौलत का नशा था। तब वो किसी की ना सुनते थे। उल्टा मजीद साहब से उलझ पड़े। कह दिया कि मैं अच्छा बुरा खूब समझता हूँ, मुझको नसीहतें करने की ज़रूरत नहीं है। आइंदा मुझको इस बारे में कुछ मत कहना। इस तल्ख कलामी के बाद मजीद साहब ने अब्बा जान से कता ताल्लुक़ कर लिया। अब मोहल्ले भर में जो मुखालिफ ग्रुप अब्बा के ख़िलाफ़ बना हुआ था ना, मजीद साहब इस ग्रुप के सरबराह थे। वही अपने घर में मोहल्ले वालों को इकट्ठा करके कहते कि वक़ार साहब को अब इस मोहल्ले से निकालना चाहिए, क्योंकि इनका अखलाक ख़राब है। इन्हीं दिनों जब अब्बा जान के ख़िलाफ़ सारा मोहल्ला मतहद हो गया तो वो बीमार हो गए। इनके फेफड़ों पर नशे ने बुरा असर डाला था। इन्हें अस्पताल में दाखिल कराया, मगर इनके फेफड़े ख़त्म हो चुके थे। वो ठीक ना हो सके। अम्मी के इंतकाल के 5वें साल वो भी हमें इस दुनिया में ठोकरें खाने को तन्हा छोड़ गए। मैं BA पास कर चुकी थी। कौसर FA के दूसरे साल में थी।
कलसूम मैट्रिक में। हम तीनों बहनें तन्हा रह गईं। अम्मी जान फौत हुई तो बाप का आसरा था। अब ऐसा महसूस होता था जैसे सर पर छत भी बाकी ना रही हो। कुछ दिन तो हम रोने धोने में मशगूल रहे, मगर कब तक, जबकि रोज़मर्रा का खर्चा घर में मौजूद ना था। हम ज़्यादातर सोग कैसे मनाते, दाल रोटी की फ़िक्र थी। अब्बा जान ने सिर्फ़ एक मकान ही छोड़ा था जिसमें हम रह रहे थे। बाकी जो था वो रफ्ता रफ्ता बिकता गया और आखिर में कुछ भी बाकी ना बचा, तो अब्बा जान भी हमसे मुंह मोड़ कर चलते बने। अब सबसे बड़ा मसला मेरे लिए नौकरी की तलाश था, क्योंकि अब मैं ही अपने कुंबे की सरबराह थी। सुबह सवेरे डिग्रियों वाला लफाफा हाथ में मजबूती से पकड़कर घर से निकलती, दफ्तरों की खाक छान कर दोपहर के बाद मुंह लटका कर घर वापस आ जाती। कोई जान पहचान थी ना, सिफारिश, और इसके बिना नौकरी नहीं मिल सकती थी। इधर घर में ये हाल था कि एक वक्त का चूल्हा जलाना भी महाल था। कुछ दिन तो दूर नज़दीक के रिश्तेदारों ने साथ दिया, फिर इन्होंने भी हमें हमारे हाल पर छोड़ दिया। एक रोज़ मैं डिग्रियों वाला लफाफा हाथ में लिए मायूस और थके हुए कदमों से घर लौट रही थी कि महल्ले के एक आवारा नौजवान ने मुझ पर फिक्रे कसे। मैंने इसकी जानब देखा भी नहीं कि अब बूढ़े आदमी के मुंह क्या लगना। अलबत्ता इस रोज़ मेरा कलेजा कट गया। भूख से पेट में वैसे ही मरोड़ उठ रहे थे। इस बेहुदा शख्स के अल्फाज ने जलती पर तेल का काम किया। आंखों से बेतहाशा आंसू निकलने लगे और मैं रोती हुई घर आ गई। कौसर ने पहला सवाल यही किया, बाजी नौकरी मिल गई? इसने शायद मेरे चेहरे को नहीं देखा था जो आंसुओं से भीगा हुआ था। तब बजाय तसल्ली देने के वो भी रोने लगी। इसको रोता देख कर कलसूम ने भी रोना शुरू कर दिया। अगले दिन फिर वो नौजवान मुझको रास्ते में मिला। आज फिर इसने बेहूदगी की। मैं बर्दाश्त न कर सकी और इससे उलझ पड़ी। अभी मैं इस गुंडे को बुरा भला कह रही थी कि मैंने सामने से मजीद साहब को आते देखा। इन्होंने भी इस गुंडे की हरकत देख ली थी। जब वो करीब आए तो देखा मैं रो रही थी। मुझको रोता देखकर इनको बहुत दुख हुआ। इस नौजवान को इन्होंने बुरा भला कहा कर भगा दिया कि आइंदा मैंने तुमको मोहल्ले की शरीफ बच्चियों को तंग करते देखा या इन्होंने तुम्हारी शिकायत की तो मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा तुम्हें। अगले रोज़ दरवाज़े पर दस्तक हुई। जुम्मे का रोज़ था। हम घर पर थे। देखा मजीद साहब आए हैं। मैंने कहा अंदर आ जाएं चाचा जान। वो अंदर आ गए। हमारा हाल हवाल दरियाफ्त किया तो हम अपने आंसू ज़ब्त ना कर सके। इनको दिली दुख हुआ। वो बोले, बेटा अल्लाह की मर्ज़ी जो हुआ यही तुम लोगों की तकदीर में था। तुम्हारे वालिद साहब से बेशक मेरे ताल्लुकात बाद में कायम न रह सके, लेकिन एक वक़्त में वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी थे। तुम मेरे महरूम दोस्त की बच्चियां हो और दरअसल तुम इनकी नहीं, अब मेरी बेटियां हो। मुझको अपना बाप समझो। जो तकलीफ़ हो बिला तकलीफ़ बिला झिझक मुझको कह दिया करो। मैं खुद भी तुम्हारा हाल हवाल मालूम करने आ जाया करूँगा। इन्होंने हमें कुछ रकम भी दी कि ये तुम्हारे वालिद साहब ने मुझे कर्ज़ दिया था, वो लौटा रहा हूँ। मैं समझ गई कि वो हमारी इमदाद करना चाहते हैं। वालिद साहब ने कर्ज़ दिया होता तो बुरे दिनों में ज़रूर वापस ले लिया होता। हमको भी सख्त ज़रूरत थी। हमने रकम ले ली। इस दिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे अब्बू मजीद चाचा के रूप में फिर से ज़िंदा होकर आ गए हों और अब हम बेआसरा नहीं हैं। अब मजीद चाचा रोज़ सुबह शाम हमारे घर आने लगे। वो थोड़ी देर बैठते, हमारी ज़रूरियात दरियाफ्त करते। मेरी नौकरी के लिए इन्होंने खुद ही तकदौर शुरू कर दी। सुबह इनकी गाड़ी कौसर और कलसूम को कॉलेज छोड़ने जाती और छुट्टी के वक़्त वो इन्हें
کی گاڑی میں گھر واپس آتی، یہ اس لیے کہ محلے کے نوجوان اکیلی لڑکیاں سمجھ کر انہیں تنگ نہ کریں۔ کچھ دن تو امن رہا، پھر محلے میں کچھ اور قسم کی باتیں شروع ہو گئی۔ لوگوں نے انکل مجید کی ہمدردیوں کو غلط رنگ دینا شروع کر دیا۔ اب انہوں نے آپس میں میٹنگ شروع کر دی کہ مجید صاحب کو روکنا چاہیے کہ لڑکیاں اکیلی رہتی ہیں، اس کا ان یتیم بچیوں سے اس قدر الطاف ٹھیک نہیں، زمانہ خراب ہے۔ ان دنوں ایک بار کوثر کی رات کو اچانک طبیعت خراب ہو گئی تو مجید انکل ہی اس کو ہسپتال لے گئے۔ میں بھی گئی، ایک بار ان کے ہمراہ گاڑی میں بیٹھ کر گئی۔ وہ مجھے ملازمت کے لیے کئی جگہوں پر انٹرویو کے لیے لے جاتے تھے۔ ان کا رویہ ہم تینوں بہنوں کے ساتھ بالکل ایسا ہی تھا جیسے ایک سکے باپ کا اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہوتا ہے، مگر محلے والے نہ جانے کیوں اس بات کو غلط رنگ دے دیا تھا۔ دراصل اس مہم کو تیز کرنے میں کچھ ان گنڈوں کا بھی ہاتھ تھا جو ہمیں پہلے لاوارث سمجھ کر چھیڑا کرتے تھے۔ مجید انکل سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے کسی کی پرواہ نہ کی، کیونکہ ان کی نیت صاف تھی اور عمل نیک تھا۔ نہ انہوں نے اپنی صفائی دینے کی ضرورت سمجھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب لوگ کھلم کھلا ہم تینوں بہنوں اور مجید انکل کے خلاف ہو گئے۔ ہم پر نہایت گھٹیا اور گرے ہوئے الزامات لگا دیے، اور ایک دن سارے محلے دار اکٹھے ہو کر مجید صاحب کے گھر گئے۔ انہوں نے کہا، ان لڑکیوں کو محلے سے باہر کر دو، خود یہ محلہ چھوڑ دو۔ آخر کیوں تم ہی ان نوجوان بچیوں کے مسائل سے اس قدر دلچسپی ہے؟ محلے میں اور بھی تو لوگ رہتے ہیں۔ آخرکار مجید انکل کو کہنا پڑا، اگر میں انہیں اپنے محروم دوست کی بچیاں سمجھ کر ان کی دستگیری کر رہا ہوں تو آپ لوگوں کو کیا اعتراض ہے؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اچھا انسان ان کی مدد نہ کرے تاکہ یہ غلط لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچ کر برائی کے راستے پر چلے؟ کسی پر تنعا لگانا۔ انہوں نے کہا، ان لڑکیوں کو محلے سے باہر کرو یا خود یہ محلہ چھوڑ دو۔ آخر کیوں تم ہی ان نوجوان بچیوں کے مسائل سے اس قدر دلچسپی ہے؟ محلے میں اور بھی تو لوگ رہتے ہیں۔ آخرکار مجید انکل کو کہنا پڑا، اگر میں انہیں اپنے محروم دوست کی بچیاں سمجھ کر ان کی دستگیری کر رہا ہوں تو آپ لوگوں کو کیا اعتراض ہے؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اچھا انسان ان کی مدد نہ کرے تاکہ یہ غلط لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچ کر برائی کے راستوں پر چلیں؟ کسی پر بہتان لگانا گناہ ہے، مگر محلے والوں کی سمجھ میں یہ بات کسی طرح نہ آتی تھی کہ وہ شخص جو پہلے ان لڑکیوں کے باپ کا مخالف تھا، اب اس کے مرنے کے بعد اس کی بچیوں کا کیوں اور کیسے ہمدرد غمسار ہو گیا۔